नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज एक बार फिर हम चर्चा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता की। जी हाँ, उनकी सबसे बड़ी नाकामी है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि तमाम तरीके के उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही साथ उसको ठीक करने का या उसको सही रास्ते पर लाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई आसमान छूती हुई दिखाई पड़ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। और इस बीच वित्त मंत्री सीतारमन ने जिस तरीके से जीएसटी को पॉपकॉर्न में लागू करने की कोशिश की है, उससे उनका काफी मजाक उड़ रहा है और काफी खिल्लियां भी उड़ाई जा रही हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पॉपकॉर्न इकोनॉमिक्स हो गई है। उस संदर्भ में बातचीत करेंगे, जानेंगे अपने साथी राजेश महापात्रा से जो पीटीआई के पूर्व संपादक हैं और साथ ही साथ वो उड़ीसा डायलॉग के डायरेक्टर भी हैं। लेकिन बातचीत को बढ़ाने के पहले एक चीज और मैं आपको कर दूं कि इस वक्त एक और बड़ी चिंता है। चिंता इस बात को लेकर है कि भारत का मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग में जिस तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो रही, बल्कि यह लग रहा है कि जैसे उसमें कहीं कोई सिकुड़न दिखाई पड़ रही। क्यों? और उसका आकलन इस बात से होता है कि जो तमाम रोजमर्रा की चीजें हैं, जो एफएमसीजी है, उसकी खरीदारी में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। कितना बड़ा ये संकट है, इस पर चर्चा करेंगे। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेश, क्या वास्तव में कहा जाए कि ये जो पॉपकॉर्न इकोनॉमिक्स शुरू हो गई इस देश के अंदर? पॉपकॉर्न इकोनॉमी और पॉपकॉर्न इकोनॉमिक्स, दरअसल में अगर आप पिछले 3-4 दिनों में अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो इतनी मीम्स बन चुकी हैं तरह तरह के चीजों को लेकर, तो उसमें वो सारे आपको हंसाते जरूर हैं वो मीम्स। अंडरवेयर में जो नाड़ा वाला अंडरवेयर हो तो उस पे 12%, इलास्टिक वाला हो तो उसमें 18%, खाकी निक्कर हो तो उसपे 0%, इस तरह के कई सारे मीम्स चल रहे हैं। तो इसको देखकर हम लोग हंसते हैं, थोड़ा मन हल्का होता है, चलो एक कोई चुटकुला भेजा। लेकिन दरअसल में ये जिस तरह से इन चीजों को लेकर जिस तरह से मीम्स वायरल हुए हैं वो कुछ और दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग जो है वो अभी उसकी पीड़ा हद पार कर चुका है। क्योंकि ये हम जान रहे थे और कई सालों से हम तो खासकर इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। आपके चैनल में भी कई बार हमने इस बात का जिक्र किया। 2000 पैंडेमिक के तुरंत कुछ दिनों के बाद एक दो बड़े-बड़े रिपोर्ट आए थे जिसमें दर्शाया गया था कि कैसे मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है। जॉन ड्रेस जैसे अर्थशास्त्री, उन्होंने काफी लेख रिसर्च करके लेख लिखा उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस, और उसके ऊपर काफी बहस भी हुई कि लगातार 2016-17 से रियल वेजेस यानी कि जो लेबर को जो मायना मिलता है उसको अगर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उससे एडजस्ट कर दिया जाए तो वो एक्चुअली घटते जा रहा है। और अभी हाल में कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, जो हाल में क्यों पिछले 1-1.5 साल से कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो ये दर्शाता है कि कंपनियों का प्रॉफिट पिछले 4 सालों में 4 गुना हो गया। लेकिन जो उन कंपनी में जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, टॉप मैनेजमेंट को छोड़कर या अपर मैनेजमेंट को छोड़कर बाकी जो है, उनकी तनख्वाह जो है 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि इन्फ्लेशन ये पिछले 4-5 साल में एवरेज 6-7% हो रहा है। यानी कि उसकी भी जो रियल कमाई है वो कमी है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं आशुतोष, ये है कि मिडिल क्लास को तो लग तो रही थी, लेकिन वो फिर भी वो पीड़ा सह रही थी। लेकिन
अब जिस तरह से उभर के आ रहा है, आप देखोगे, मैं बहुत सारे यंग लोगों को देख रहा हूँ, वीडियो डाल रहे हैं। कल परसों में किसी को देख रहा था जो कह रहा है, निर्मला ताई जी आप हमको तनख्वाह ही मत दो, क्योंकि वो तनख्वाह आते ही टैक्स होके निकल जाता है सारा, उससे बेहतर है कि आप तनख्वाह ही ले लो, ठीक है, और हमको वो मुफ्त का अनाज जैसे गरीबों को देते हो वैसे दे दो। यानी कि मिडिल क्लास में एक बड़ा चंक वो लोग अभी अपने आप को, उनको महसूस होने लगा कि वो गरीब होते जा रहे हैं। और हकीकत में ये है कि इनकी ये जो स्क्वीजिंग का प्रोसेस पिछले 5-6 साल से, इसमें बड़ी तेजी आई है और ये बात सही है। राजेश, अपने दर्शकों को आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि दरअसल मध्य वर्ग जो भारत का है वो 31% के आसपास पूरी आबादी का हम कह सकते हैं। और जो ताजा जानकारी मिल रही है, जो ताजा रिसर्च हमारे पास आ रही है, एफएमसीजी यानी वो तबका जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, वो जिसे कहते हैं नून, साबुन, तेल, इस तमाम तरीके की चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें आती हैं, उसमें जबरदस्त तरीके से उनकी उनका जो वृद्धि होनी चाहिए, जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसमें अब एक तरीके से कमी दिखाई पड़ रही है, उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है जो शहर के लोग हैं। गांव के लोगों और शहर के लोगों में फर्क दिखाई पड़ रहा है। जो शहरों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है वो 2.8% है, जबकि गांव में लगभग 6% के आसपास है। तो राजेश, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब ये कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अब रोजमर्रा की चीजों में उतनी खरीदारी नहीं करें जितनी वो खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, शहर में जो एवरेज स्पेंडिंग है इन चीजों के ऊपर, वो ज्यादा है, ठीक है। अब शहर का आदमी, मान लीजिए एक टूथब्रश ले लीजिए, शहर में आदमी होता है एक मध्यम वर्ग का आदमी, मान लीजिए हर महीने एक टूथब्रश बदलता है। कोई लोग 2 हफ्ते में बदलते हैं, तो गांव में एक टूथब्रश 2-3 महीने तक चला जाता है। एक उदाहरण स्वरूप में दे रहा हूं। तो पर कैपिटा कंजम्पशन स्पेंडिंग शहरों में ज्यादा होता है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि शहरों में ये कंजम्पशन स्पेंडिंग ज्यादा तेजी से गिरी है ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में, उसका 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये जो टैक्सेशन बर्डन है मिडिल क्लास के ऊपर, चाहे डायरेक्ट इनकम टैक्स को लेकर हो या जीएसटी को लेकर, वो काफी बढ़ गया है। दूसरे कुछ कॉस्ट जो अवॉइड नहीं कर सकता है शहर में रहने वाला आदमी, खास करके हाउसिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, किराया बहुत बढ़ गया है, और आप घर तो खरीदना भी नामुमकिन हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए बड़े शहरों में। किराया बड़ी तेजी से बढ़ी है। किराया मेरे ख्याल से आप अगर ले लीजिए, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को ले लीजिए, तो पिछले 1.5 सालों में दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 50% जो आप कहते हो जो सोसाइटी सिक्योर्ड फ्लैट्स हैं, 50% के करीब करीब बढ़ गए हैं। तो जब वो रेंट तो देना है, आप अवॉइड कर नहीं सकते हो। तो जब वो वहां देता है आदमी, तो दूसरी तरफ कटौती करता है। तो कटौती क्या करता है? वही पॉपकॉर्न खाना बंद कर देता है, सिनेमा हॉल में जाना बंद कर देता है, ठीक है। और देखिए, ये पॉपकॉर्न वाली बात बड़ी सीरियस है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जनता को ये समझना चाहिए कि आप किस तरह के लोग ये सरकार में हैं। पहला तो ये ऑफिसर के लेवल पे बनता है। आप ये पॉपकॉर्न में जो जिसमें नमक है, वो एक 5% पे टैक्स होगा, जिसमें कैरामेल यानी कि उसमें चीनी आ गया, तो मतलब जो चीज मीठा है वो 18% जीएसटी होगा, जो चीज नमकीन है वो 5% जीएसटी होगा। मतलब इसके पीछे क्या थिंकिंग है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और बड़े सारे प्रोडक्ट ऐसे होता है, आपको याद होगा सब। राजेश, एक मिनट, जो बातचीत हम दरअसल कर रहे हैं वो एक, हम लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो वहां पे अक्सर बड़े बड़े पॉपकॉर्न खरीद के हम लोग लेके आते हैं। अब सरकार ने क्या किया है कि पॉपकॉर्न में भी कहा जिसमें नमक ज्यादा है उसमें भी जीएसटी, और जिसमें चीनी लगाए कैरेमल है उसमें तो जीएसटी 18% के आसपास हो गया। तो इसको लोगों ने मजाक के तौर पर ले लिया कि ये किस तरीके की अर्थव्यवस्था मैनेज कर रही है वित्त मंत्री जी। तो यहाँ इसी बारे में बात कर रहा था जी राजेश। हाँ, नहीं मतलब देखिए, लोग तो मजाक, आप मत सोचिए कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों की अपनी स्टाइल है बोलने की
कि आप वहां जो आप सरकार नहीं चला रहे हो, आप यहाँ जात्रा पार्टी चला रहे हो, मजाक बना रखा है आपने गवर्नेंस के नाम पर, कि पहला तो कैसे वो ऑफिसर जो है वो जो सोचता है, ठीक है, और उसके बाद कैसे मंत्री है, वित्त मंत्री है हमारे, जो उसके ऊपर साइन करते हैं। भाई ये तो फिनेंस मिनिस्टर ही आपका क्लियर कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए। और इस तरह के तमाम बहुत सारे चीजों को लेकर बात वो नहीं है, बात गंभीरता का बात यह है कि इस आप एक तरह से कहते हो कि जो हमें उद्योग को उत्साहित करना चाहिए, तो आप अगर इस तरह से टैक्स बदलते रहोगे, भाई किसी ने प्लांट लगाया, हाँ, जो उसको पता चला कल को, क्योंकि वो एक मशीन में खरीदा, उस मशीन में मीठे वाले पॉपकॉर्न निकलेंगे और कल को उसका लग गया 18% जीएसटी, परसों वो खट्टा मीठा पॉपकॉर्न करेगा, अब उसको पता नहीं चलेगा कौन सा टैक्स है। भाई आप तो 50-50 क्रैक जैक बिस्किट्स खाते थे ना, जो थोड़ा नमकीन है थोड़ा मीठा है, हाँ, ये खट्टा मीठा का तो आप हिंदुस्तान के अंदर हर चीज में जाओ, अचार में जाओ। परसों में एक कोई सोशल एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था कि अचार के ऊपर उसने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कैसे सक्सेस क्रिएट किया है कम्युनिटी को लेकर, तो वो मेरे को फ्लेवर बता रहा था, तो स्वीट एंड सावर का। मैंने कहा भैया तू या तो स्वीट कर या तो सावर कर, स्वीट एंड सावर मत कर, फिर बड़ा कंफ्यूजन में रह जाएगा कौन सा टैक्स, फिर रिफंड की इशू आएगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये देखिए ये मजाक नहीं है, ये एक तरह से ये सरकार जो कहते हैं ना गवर्नमेंट नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट है, ये लगभग उसी तरह से हो रहा है, कोई चीज के पीछे सोच नहीं है। आपके पीछे वाले मैंने एपिसोड में कहा था, इस सरकार में पॉलिसी मेकिंग हो नहीं रही है, पॉलिसी मार्केटिंग हो रही है, ये बड़ा सीरियस बात है। लेकिन आशुतोष जो हमें जो आपने जो बताया आंकड़े, जब 31% आपने जो मिडिल क्लास बताया, ये देखिए ये आंकड़ा भी थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो 31% है ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है मिडिल क्लास के। उसके अंदर आप जो रिपोर्ट की आपने मेरे साथ शेयर किया था, जो रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हो, वो उस 31% के अंदर मिडिल क्लास को 5 भागों में बांटा है, ए बी सी डी ई। ए और बी जो है उसको हम लोग कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास या अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास। उनका संख्या कम है, उनका कंजम्पशन बराबर है, ये वही अपर मिडिल क्लास और अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लास पिछले बार जो मैंने आपको कहा था, ये जो नए नए जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ये इनकी तनख्वाह बहुत अच्छा है, शायद इनके तनख्वाह बड़े अच्छे रफ्तार से बढ़ भी रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्र है जिसमें पैसा लग रहा है, जिसमें ग्रोथ हो रहा है और जिसमें नई निवेश हो रही है, जिसमें एक तरह का डायनामिज्म है। तो इनकी बात आप छोड़ दीजिए, वो जो रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे जो राजेश अपने दर्शकों को जो आप जिस बार इशारा कर रहे हैं उसका डेटा भी मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। का ए बी सी डी ई ये 5 कैटेगरी का क्लासिफिकेशन हो गया है। तो 2019 से अगर 2023 के बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो जो डेटा हमारे सामने वो कहता है कि 2019 में 24.4% था, अब उसमें ग्रोथ हो गई है 45.5% की, यानी पिछले 4 सालों में वो 24.4% से बढ़ के 45.5% हो गया है। जो बी सेक्टर है उसमें 24.9% था, अब वो बढ़ के हो गया 30.8, यानी इसमें भी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो सी डी ई सेक्टर है इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है, यानी ये सेक्टर सिकुड़ गया है। 53.1% था 2019 में, अब ये घट के हो गया 40.1%। अब आप सोचिए कि जो एफ्लुएंट क्लास था मिडिल क्लास में वो तो बम है, लेकिन जो बेचारा थोड़ा सा गरीब लोअर था अब उसकी वो लगातार घटता जा रहा। ये जो बार बार भारत में कहा जा रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा, ये क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। जी आशुतोष, अगर आप वो जो ए बी सी डी ई मिलाकर जो आपने कहा ना कि ये पूरे
देश की पॉपुलेशन की 31% हो जाता है, लेकिन ये ए बी सी डी ई के अंदर अगर आप देखें तो ए बी का जो भाग है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% है। तो ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो सी डी ई में बैठते हैं और वहीं उन्हीं का शेयर श्रिंक हुआ है और वही है जो एफएमसीजी कंज्यूम ज्यादा करते हैं। देखिए अब अमीर लोग और जो अपर मिडिल क्लास वगैरह का हम ये लोग लगभग क्या घर में फ्रिज तो रोज बदलते नहीं है, ठीक है, एयर कंडीशनर तो रोज आदमी बदलता नहीं है, ठीक है, वो लगा हुआ रहता है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है उसकी जब आमदनी थोड़ी अच्छी होने लगती है वो सोचता है कि मेरे घर में एक एसी लगाऊं कूलर की जगह, वो सोचता है छोटी फ्रिज की जगह बड़ा फ्रिज खरीदूं, ठीक है। तो उसी से डिमांड आता है सबसे ज्यादा। और मिडिल क्लास जो है खास करके जो आज आपके जो आर्थिक अभिवृद्धि में मंदी आई है उसके सबसे बड़ा कारण जैसे पिछले बार हमने डिस्कस किया था वो ये था कि अर्बन कंजम्पशन नीचे गया है और अर्बन कंजम्पशन इसलिए नीचे गया है कि मध्यम वर्ग के ऊपर बड़ा स्क्वीज आ गया। तो अब बात ये है कि जो मध्यम वर्ग के ऊपर जो ये हुआ है, मध्यम वर्ग के साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है और आगे को क्या होने वाला है, इस पर मेरे ख्याल से समझ बनाने की आवश्यकता है। तो थोड़ा रोशनी डाल दीजिए भाई दर्शकों को, क्योंकि आपसे सुनना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है कि मध्यम वर्ग का जो आज के दिन पर जो हालात है उसके लिए मध्यम वर्ग ही जिम्मेवार है। जब तक मध्यम वर्ग नीति को राजनीति के साथ जोड़ेगी नहीं या अपनी राजनीति को नीति के साथ नहीं जोड़ेगी तब तक मध्यम वर्ग का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। जब ये हिंदुस्तान हमारा बना था, हमें जब स्वाधीनता मिली थी तो हमारे पेरेंट्स के जेनरेशन जो है वो भी जो मध्यम वर्ग के थे उन्होंने अपने आप को एक नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनाया। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कोई इंजीनियर बना डैम बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, कोई उत्साह के साथ डॉक्टर बना अस्पताल में लोगों का सेवा करने के लिए, देश में लोगों की हेल्थ कंडीशन बेटर करने के लिए, सरकार में कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहा या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहा इसलिए कि वहां जो है वो लोगों को सेवा कर सके। बैंकों में लोग नौकरी किए कि भाई हिंदुस्तान की बैंकिंग सिस्टम बनना चाहिए, लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस, गांव-गांव में लोग जाकर लोगों को बैंकिंग की सुविधा दिलाते थे। तो एक नेशन बिल्डिंग का भाव था और मध्यम वर्ग अपने आप को सिटीजन के रूप से देखता था। इसीलिए जब 1975 में इमरजेंसी हुआ था तो सबसे बड़ा तेज वॉइस जो उसका विरोध में उभरा था वो था मध्यम वर्ग, क्योंकि मिडिल क्लास समझता था कि गणतंत्र खो जाना क्या उसके लिए हो सकता है और गणतंत्र का सबसे बड़ा फायदा मध्यम वर्ग को ही हुआ था क्योंकि उसको सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज ये सब से जो है उसके जो अगला पीढ़ी है वो आगे बढ़ा। उसका अगला पीढ़ी हम और आप थे, लेकिन हम और आप 1990 के दशक में आते आते अपने आप को, हमारा जो नागरिक का एक परिचय था वो भूल गए। हम अपने आप को एक खाउटी कंज्यूमर बना दिए, उपभोक्ता बना दिए। हम उस रफ्तार में चल पड़े कि हम कितना घर ईएमआई में खरीद सकते हैं, कितना गाड़ी ईएमआई में खरीद सकते हैं, कितना जल्दी नौकरी बदल सकते हैं, कितना बड़ा इंक्रीमेंट मिल सकता है, इसी चीज में हम खो गए। और उस समय आर्थिक उदारीकरण के बाद हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा तेजी आई और वो तेजी चिरस्थायी नहीं था, ये हम बाद में देखे, लेकिन वो 15-20 साल जो है हम और आप जैसे लोग उस समय नौकरी में घुसे थे, हम लोग का बड़ा अच्छा समय निकला। लेकिन उस समय हम अपने आप को उपभोक्ता बना दिए, नागरिक का जो परिचय है वो भूल गए और उसका नतीजा ये हुआ कि देश में जो असमानता की बात पिछले एपिसोड में आपने कहा था वो बढ़ने लगा, सरकारी व्यवस्था खत्म हो गए, आम जनता जो है उसकी सोशल मोबिलिटी बंद होने लग गया। अब ये स्थिति हो गया, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो उपभोक्ता के रूप में भी अपने आप को नहीं देख रही है, वो अपने आप को एक डेटा पॉइंट यूजर के हिसाब से देख रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी के दुनिया में। तो
और अब जो सब कुछ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि जो नीति सरकार बनाती है, उस नीति का नतीजा है जो आज अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो राजेश ने बहुत जो मेरे को ये वो नीति जो है, वो एक राजनीति से वो नीति निकलती है। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि आपका राजनीति कुछ भी हो, आप नीति सही कर सकते हो। तो मध्यम वर्ग को सोचना चाहिए, वो नीति क्यों गलत होता है, क्योंकि वो गलत राजनीति से निकलता है। जब तक कि नीति और राजनीति का संबंध को मध्यम वर्ग ठीक से समझ ना ले और अपनी राजनीति ना बदले, तब तक मुझे नहीं लगता है, हम रोते रहेंगे, टैक्स ले जा रहे हैं, पॉपकॉर्न महंगा हो रहा है, लेकिन कोई उद्धार होने वाला नहीं है। राजेश, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे नागरिक से फिर कंज्यूमर और कंज्यूमर से डेटा पॉइंट, यानी इंसान आजादी के बाद नेशन बिल्डिंग उसका रोल था, अपने आप को सिटीजन समझता था, फिर नई अर्थव्यवस्था आई, वो कंज्यूमर में कन्वर्ट हो गया, कंज्यूम करने लगा और अब डेटा पॉइंट में आ गया। अब आखिरी सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल ये कि अभी खबर आई है कि हमारा जो रुपया है वो तो रिकॉर्ड लुढ़क रहा है। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह के जमाने में जो रुपया लुढ़का तो प्रधानमंत्री जी ने कितनी गालियां दी। अब तो सारे रिकॉर्ड टूट रहे। इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे ठीक होगा और इसका क्या नुकसान है? रुपये तो और नीचे जाएगी। रुपये मेरा मानना है कि रुपये 90 तक जाएगा। मतलब $1 अभी 85 के आसपास चल रहा है, ये 90 तक खिसकेगा। और उसका कारण ये है कि रुपया तभी ऊपर रहता है जब हमारा एक्सपोर्ट्स होता है। हमारा तो एक्सपोर्ट्स बैठ गया है, हम तो कुछ खास कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारी अभी इस बार देखिए, अखबारों में हेडलाइन बनाया और लोगों ने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान में सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट से आगे निकल गया। ये क्या बेवकूफी है भाई, ये कह नहीं रहे हो कि गुड्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही है, तो नौकरी कहाँ बनेंगे और आमदनी कहाँ होएगी डॉलर की, जिससे कि आप रुपये को सपोर्ट दे सकते हो। तो पिछले 4-5 महीने में आशुतोष, आरबीआई काफी डॉलर बेच रही है मार्केट में रुपये को सपोर्ट करने के लिए। और मुझे तो पता नहीं क्यों कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से रुपया अभी ओवरवैल्यूड है। ठीक है, रुपया जो है वो 90 तक इसका रियल वैल्यू आ जाना चाहिए। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, रुपया दम नहीं पकड़ेगा। भाई रुपया क्यों बढ़ेगा? देखिए, रुपया तभी बढ़ेगा जब आपके पास काफी डॉलर हो। डॉलर तभी बढ़ेगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स अच्छा हो रहा है, हाँ, या आपके देश में बहुत सारे बाहर से निवेश हो रहा है। ना अभी निवेश में कोई तेजी आ रही है, ना आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई तेजी हो रही, तो रुपए का ऊपर तो दबाव रहेगा। लेकिन रुपए के ऊपर दबाव बहुत दिनों से बनना शुरू हो गया है। आरबीआई जो है, अपना जो डॉलर रिजर्व्स है उससे कई बिलियन निकाल के मार्केट में छोड़ा है, ये दबाव कम करने के लिए। मुझे पता नहीं आरबीआई क्यों किया। कुछ लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं, वो तो कहते हैं कि कुछ बड़े कंपनियां जो बाहर से उधार लिए हैं, उनकी रिपेमेंट आ रही है आने वाले महीनों में, तो तब तक रुपए को किसी तरह से सपोर्ट करके रखना है, ताकि वो जो बड़े कंपनियां हैं, उनको जो अभी उधार अपना चुकाना है, वो अगर रुपया गिर गया तो उनको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट देने का पीछे कुछ लोग कहते हैं आरबीआई का 90 तक जाएगा। जब रुपया अगर जो गिरता है, तो देखिए आपके उसमें भी बड़ा मिडिल क्लास पिटेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए तो आजकल उसमें तो ये जो ए और बी वाले मिडिल क्लास भी पीटेंगे, लेकिन उनको शायद चुकेगा नहीं। लेकिन जो सी, जो मिडिल क्लास, उनमें भी बहुत सारे लोग उम्मीद रख के रखते हैं कि अपने बच्चों को जो है विदेश भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम अच्छे शिक्षा अनुष्ठान रह गए। जिनके बच्चे विदेश जाते हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। आपके जितने सारे चीजें आमदनी होते हैं उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तेल के कॉस्ट बढ़ जाएगा, डीजल पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ जाएगा। डीजल पेट्रोल जो है वो हर चीज में घुसता है। तो आपकी कहने का है मोटा महंगाई और कि महंगाई का जो दबाव अभी चल रहा है, महंगाई से जो आपके ऊपर मार हो रहा है, मुझे नहीं लगता है आप इसका उम्मीद रख सकते हैं कि महंगाई से आपको कोई रिलीफ मिलने वाला है आने वाले दिनों में। ये चलती रहेगी और महंगाई ऊपर रहेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा। तो अगर मध्यम वर्ग में जो घर खरीदना चाहता है, जो गाड़ी खरीदना चाहता है, उसको
ज्यादा रेट पे लोन लेना पड़ेगा, हो सकता है वो इसीलिए लोन ना भी ले पाए। तो कहने का मतलब है कि 2025 में कहना नहीं चाहूंगा, हम लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे, लेकिन 2025 में तो मिडिल क्लास मुझे लगता है मजल्ड क्लास करके निकल के आएगी, मजल्ड एंड मडल्ड। बिल्कुल राजेश, आपकी बातों को सुनकर हमारे दर्शक थोड़े परेशान भी होंगे, लेकिन हाँ ये सच्चाई है और सच्चाई ना राजनीति बदल दें तो नीति बदल जाएगी। राजनीति बदले तो नीति बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश बात करने के लिए, थैंक यू।